आज के शो में सैलाब गैर मामूली सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली के असरात, हुकूमती तरजीहात पर उठते संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली अब एक ऐसी हकीकत है जिसको जितना जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना हमारे हक़ में बेहतर होगा। और हमारे से मुराद पूरी रियासत, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें, क्योंकि ये एक मुश्तरका चैलेंज बनकर सामने इस वक्त आ रहा है। अब इस सूरत हाल में इसको कैसे निमटना है, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो गलतियां हम सरजद कर चुके हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वाटरवेज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन या गुज़रगाहों को पानी की रोकना, या ख़ास तौर पर जो सूरत हाल हमने खैर पख्तूनख्वा में देखी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं था कि वो सस्टेन कर सके। और सब में बड़ी बात जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल की कि पाकिस्तान में आबी ज़खायर का होना शदीद वक्त की ज़रूरत है, और ये नागुज़ीर हो चुका है। बड़े डैम सियासत की नज़र हुए और छोटे डैम्स वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हम कर सके। हालांकि फंडिंग थी और सब कुछ था, लेकिन अब वो हो नहीं सका। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंस के रह गई। मिसाल के तौर पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जिनकी बुनियाद पर शायद बेहतर तरीके से वहाँ की आबादियों को बचाया जा सकता था। यानी अगर भाव पानी का आ रहा था तो उस भाव के आने से कबल आबादियों को वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन ये भी रेड टेपिज्म की नज़र हो गए। तो इस सूरत हाल में हमें यहाँ से चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, दुरुस्त करना है, दुरुस्तगी की तरफ बढ़ाना है। अब ये दुरुस्तगी कैसे होगी और किस तरह और कौन करेगा, ये सारे अहम सवालात हैं। साथ में आज शहर कराची के हवाले से बुनियादी सवालात उठाएंगे। शहर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सबके सामने है। इंतज़ामी ढांचा ज़बूहाली का शिकार है। हालिया बारिशों ने उसको एक बार फिर भरपूर तरीके से बेनकाब किया। ऐसे में कोई मज़ीद तूफ़ानी बारिश या शहर कराची में कोई कुदरती आफत, जिससे अल्लाह हमें महफूज रखे, अगर आती है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या इसको सस्टेन कर सकता है। फिर शहर कराची में होने वाली जो तामीरात हैं, वो चाहे समंदर की ज़मीन पर हो, क्रीक एवेन्यूज़ हो, मैंग्रोव्स हो, उनको जो हमने रिक्लेम करके अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, चाहे वो कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में शहर कराची में जो माफिया जिसने ये कब्जे किए और जिस सिस्टम के तहत ये कब्जे हुए, उससे इसको नुकसान हमारे शहर को क्या हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है, चाहे जलजिला हो या बारिश हो या तूफ़ानी बारिश हो, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल हो, तो क्या उसको सस्टेन करने के लिए, उसको सहने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गुंजाइश है या नहीं है। ये बुनियादी सवाल उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में मसूद लोहार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। अर्बन फॉरेस्ट को हेड भी करते हैं, CO भी हैं उसके, और मौसमियाती माहिर भी हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मसूद लोहार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मसूद लोहार साहब माहौलियाती एक्सपर्ट हैं, नज़र रखते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। लोहार साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। आपसे एक बार पहले कुछ दिन कबल गुफ्तगू हुई शहर कराची के हवाले से, जो ख़तरात थे, बहुत से खदशात का इज़हार उस वक्त आपने किया। हमने मौसमियाती तब्दीली, अब जो मौजूदा बारिशें हैं, पहले तो आप किस तनाजुर में देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो हो रही हैं? ये क्लाइमेट चेंज है, ये भारत की आबी झारियत है, क्या है आपकी नज़र में? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो ओवरऑल है। इंडस वैली रीजन जो है जिसमें हम आ जाते हैं उसमें भी है, और हिंदुस्तान के जो वो प्रोविंसेस जो हमारे साथ बॉर्डर करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, अपना जम्मू कश्मीर है, या उत्तराखंड है इंडिया में, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन हो रही है। लेकिन यहाँ इसलिए ज़्यादा हो रही है कि हमारा क्लाइमेट चेंज के अलावा एक और पैराडाइम रहा है ओवरऑल फॉर लास्ट 30 to 40 ईयर्स, जिसमें हम स्पेकुलेटिव रियल इस्टेट के ज़रिए से पूरी इकानमी को हमने बेस किया हुआ है। हर जगह हाउसिंग कॉलोनीज़, न ये देखना न वो देखना। तो उसकी वजह से ये बहुत मैग्नीफाई हो चुका है। मतलब वो जो 10% डैमेजेस हों वो यहाँ पे 1000% हो जाती हैं, क्योंकि हमने नेचर के साथ मुकम्मल तौर पे एक हॉस्टाइल रवैया रखा हुआ है। जी नहीं, लेकिन ये कराची से लेकर खैर पख्तूनख्वा तक यही पूरी स्टोरी है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन मॉडल रहा, या हमने जो एक पूरा रियल एस्टेट माफिया काम करती रही, मुतहर्रिक हुई, और ये तबाहकारियाँ उसी की हैं। यानी मैन मेड डिज़ास्टर है हम कह दो।
बिल्कुल वही है। आप देखें ना कि यहाँ हालात ये हैं कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, वज़ीर आज़म जो हैं, वो वायरल वीडियो में जब वो वज़ीर आज़म थे, रावी दरिया के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि चूँकि रावी ख़त्म हो चुका है और गंदा नाला बन चुका है तो हम अब उसको हाउसिंग कॉलोनी में तब्दील कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बैंकरप्सी क्या होगी इंटेलेक्ट की या कॉमन सेंस की? दरिया जो है वो उसकी उनकी अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है। दरियाओं का अपनी एक वो एक उनकी उनका एक स्टेटस होता है। दरियाओं को आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, दरिया आपको अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा फिर ये है कि पूरा मुल्क में ये वायरल हो गई है कि चूँकि कालाबाग डैम नहीं बना, इसलिए जो है वो पंजाब में फ्लड आ गई है। भाई कालाबाग डैम एक तरफ रहा, ये जो 4 रिवर्स आई हैं, ये चारों रिवर्स का कालाबाग डैम वाली साइड से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये एक बैंकरप्सी है इंटेलेक्ट की और कॉमन सेंस की, जो पाकिस्तान के सीनियर लेवल पे लोगों में आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में इतने ज़्यादा फ्लॉज और गैप्स आ चुके हैं कि अब अनडूएबल हो गई है सिचुएशन। अच्छा, अब ये अनडूएबल लेवल पे आ गई। लेकिन आपने ये जो बात की कि रावी वाली, और बड़ी दुरुस्त बात की, तकरीबन यही जो हमने शहर कराची में, वो चाहे ग्रीड थी या जो भी था, कि समंदर की ज़मीन हो या मैंग्रोव्स हों, उन पर भी हमने देखा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, सोसाइटीज़ लॉन्च हो गई, एवेन्यूज़, क्रीक एवेन्यू, ये एवेन्यू सब बन गए। तो सिमिलर मॉडल इधर भी हुआ। हम यानी कोई भी शहर गैर महफूज नहीं है इस पर देखा जाए। ज़्यादा खतरा कराची को है सब? क्या आप समझते हैं खतरे में कौन है ज़्यादा देखा जाए? देखें, अगर बैंकरप्सी ऑफ इंटेलेक्ट एंड कॉमन सेंस एंड ऑनेस्टी न होती तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, जो 2020 में हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करके उनके ख़ास लोगों ने शुरू किया था, तो वो कैसे कर सकते थे? वो कैसे अप्रूव हो गया? इसी तरह आप मुझे ये बताएं कि कराची में 2 दरिया हैं, मलीर और लियारी, दोनों की मुझे डेल्टाएं आप दिखा दें भला, कहाँ पे हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो हम ये देखना नहीं चाहते, या हम मुकम्मल तौर पे एक ऐसी दिवालियापन आ चुका है हमारे अंदर कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। सही। अच्छा, और ये जो तमाम चीज़ें हुई सर, इसको अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि इसका नुकसान क्या हुआ, जैसे रावी पे आप बात कर रहे हैं, इसका नुकसान किस तरह एक आम आदमी को आज मुतासिर कर रहा है, किस तरह आज लाहौर पंजाब मुतासिर हो रहा है, फिर कराची में जो आप कह रहे हैं कि डेल्टा नहीं है, तो ये किस तरह मुतासिर कर सकता है, क्या खदशात हैं, इससे क्या हो सकता है, ये बयान कीजिएगा। देखिए, 63 में जब नेहरू और अयूब खान, जो ज़ाहिर है उस वक्त डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने जब ये 63 में ये एग्रीमेंट किया इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के ईमा पे। वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, बैंकों के ना इमोशंस होते हैं ना बैंकों की कोई रूह होती है, बैंक तो बैंक है। उनके कहने पे ये बनाया, और उस वक्त वो ये भूल गए थे कि रावी जो है उसकी 7000 साल की रिलेशनशिप और हिस्ट्री है लाहौर के साथ, और सतलुज और ब्यास, ये दोनों, वो ये तीनों, बाकी सारे दरिया भी, चनाब भी, ये वो दरिया हैं जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में संस्कृत के नाम हैं। यानी कि सतलुज के लिए का नाम है सददुरु, यानी कि 100 रास्तों वाली, कि एक रास्ता बंद करोगे तो दूसरा रास्ता ले लेगी। वो आपने 60-70 सालों तक अगर बंद कर दिए तो आप अंदाज़ा करें कि वो जो उनका रिवर जो बेड्स होंगे वो कितने ख़राब हुए होंगे, उनके पे कितना कब्जे हुए होंगे, क्योंकि लोगों ने तो ये समझ लिया कि ये दरिया कभी आएंगे ही नहीं। ये तो हम नहीं तय कर सकते ना, इंसान थोड़ी तय कर सकता है। मोदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। आप पानी रोक के दिखाए ना मोदी साहब। ये कोई आबी जारियत नहीं है ना कोई आबी जंग है। इंडिया अगर पानी न छोड़े, इंडिया खुद तबाह हो जाएगा। उन्होंने पानी छोड़ दिया है, और हम तबाह इसलिए हुए हैं कि हम रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़मीन को बेच के, मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि रावी के बेड के अंदर आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद प्रमोट कर रहा है। इससे ज़्यादा डूब मरने का मकाम और कहाँ? अल्लाह ताला ने पानी भेजा ही इसलिए कि डूब के मरें। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेट। और ये क्योंकि और फिर कराची में जो हुई कंस्ट्रक्शन, ये इस पर भी आप जो लाहौर की आपने बात की, शहर कराची में हम सह सकते हैं कोई तूफ़ानी बारिश, हालिया एपिसोड हुआ कराची में बारिश का, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक हम सस्टेन कर सकते हैं? हमने दावे तो हमारी हुकूमत ही बहुत कर रही है, क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? सर जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है। पूरा कराची जो है उसमें आखिरी साइक्लोन आया था 1944 में,
आखिरी सुनामी आई थी 1945 में। उसके बाद अल्लाह ताला मेहरबान रहा है, कोई डिज़ास्टर नहीं आया। लेकिन अगर आता है तो आपको ये मैं बता दूं कि इस शहर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़ीरो है, और यहाँ पे कोई भी न एवाक्यूएशन प्लान है, न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, न यहाँ पे कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम या कोई मैकेनिज़्म है। मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो या जो मेरी बात सुन रहा है, आप जहाँ जा रहे हो, अगर आप यहाँ से एवाक्यूएट होना चाहते हो, कराची में डिज़ास्टर आ गया है, आपको कराची से निकलते निकलते 5-6 घंटे लग जाएंगे, बल्कि आप शारा फैसल या किसी शारा पे डूब के मर जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। ये लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं रियल एस्टेट और इस लालच में और हवस में कि हम एकदम पैसे कमा लें। लेकिन ये कि ये अभी छोटी लेवल का भी अगर डिज़ास्टर आया, 1945 से भी 25%, 44 का भी 20% आ जाए, ये शहर बर्बाद और तबाह हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेते हैं। मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी हुकूमती तरजीहात जो गफलतें हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, जो लस ग्रीड के ऊपर हमने काम किए हैं, अब उसको रेक्टिफाई करने का कोई है, क्योंकि अनडूएबल है, लेकिन क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं और क्या उसके लिए इकदाम उठाने होंगे, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ बैक आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात, हक़ाइक़ और बहुत से अहम सवालात, ख़ास तौर पर जो मौजूदा जो सैलाबी कैफियत है, गैर मामूली सूरत हाल है, इसकी वजूहात हैं क्या हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ये मैन मेड डिज़ास्टर, हुकूमती गफलतें, जो रियल इस्टेट माफिया की इस वक्त प्रायोरिटीज़ थी, हुकूमती प्रायोरिटीज़ थी कि हमने रियल इस्टेट से पैसा कमाना है, और आज हम इधर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सर ये लौज़ा एक सवाल और इस सिलसिले में फिर आगे इसको हल की तरफ आते हुए, क्योंकि वज़ीर साहब ने भी कहा कि आबी ज़खायर होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, तो आपके नज़दीक आबी ज़खायर का ना होना इज़ ऑल्सो अ रीज़न? अभी आपने कालाबाग डैम का जिक्र भी किया कि बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी में से उसी को जिम्मा करार दे रहे हैं, लेकिन जो वज़ीर साहब ने स्टेटमेंट दी, इसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा वज़ीर आज़म साहब से ये पूछें कि आबी ज़खायर, ये जो 4 दरिया हैं, चनाब, ब्यास, सतलुज और रावी, उनका फिज़िकली कहाँ पे बन सकता है? ठीक है, क्या वहाँ पे कोई पहाड़ी है जिसके ज़रिए से आप बनाएंगे, या आप क्या मतलब किस तरह डैम किस तरह बनेगा? आबी ज़खायर का मतलब अगर डैम है तो इस जगह पे कहाँ बनेगा? यार मैं आपको बात बताऊँ, ये वज़ीर आज़म, यही हमारी वो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है विच इज़ राइट फ्राम टॉप टू डाउन। परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी जो पानी समंदर में जा रहा है वो ज़ाया हो रहा है। दुनिया की डेल्टाएँ हैं, नील नदी की डेल्टा है, कितने दरिया हैं दुनिया की जिनकी डेल्टा हैं जिनमें पानी जाता है और वो नेसेसरी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी देखें पढ़े लिखे लोगों की कि जी पानी ज़ाया हो रहा है। 96% इंडस डेल्टा आपका ख़त्म हो चुका है। ये जितने भी दरिया हैं, चनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, जहलुम, इंडस और इंडस की सारी ट्राइब्यूटरीज़, ये सर्विस देते हैं इंडस डेल्टा को। यहाँ जाके ये समंदर में मिलते हैं। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, वो कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब के या किसी प्राइम मिनिस्टर के या किसी अफलातून कंसल्टेंट के कहने पे या बैंक के कहने पे जो है वो चेंज हो जाएगा यार। और अभी भी अगर ये बातें हमारी आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आप अंदाज़ा करो कि इस वक्त पाकिस्तान में ये वायरल है कि अगर डैम होता तो ये सैलाब ना आता। कालाबाग डैम का ताल्लुक ही नहीं है, वो तो इंडस में है, अटक की तरफ। यार कालाबाग किस तरफ है और ये कहाँ पे है? अच्छा, इसका कोई हल नहीं है। सही, यानी वज़ीर साहब की जो स्टेटमेंट है, आप ये कहते हैं कि रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि आबी ज़खायर वाली। अच्छा, फिर आपके नज़दीक नॉनसेंस। अच्छा, इट इज़ नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब को कहें कि आप थोड़ा अपनी ज्योग्राफी पढ़ लें। तो अब ये बताएं सर, फिर सूबाई और वफाकी सतह पर फिर हल मुमकिनात क्या है कि हमें इसे किस तरह फेस करना है? ये जो गलतियां हुई ये रिवर्सिबल हैं नहीं है, पहले तो ये बताएं। देखें, हम वो कौम है, जब कोरोना आया था तो पैनाडोल की गोली 200 रुपये में मिलती थी। मरी में लोग इसलिए मर गए कि लोगों ने उनसे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश की और वो गाड़ियों में बैठ बैठ के मर गए। हम लोग वो कौम है जो मिजरी से पैसे कमाना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि हाँ जी फ्लड आया, ज़बरदस्त पैसे कमाएंगे, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, मतलब ये जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है और इससे निपटने के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और बातें होती हैं, लेकिन हुकूमत हमारी अमली तौर पर क्या करना चाहिए, उसको क्या एक्शन लेने चाहिए? क्लाइमेट चेंज पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी जो अहलियत और उनकी जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू या रोल है जी, वो हमें पता है क्या है। ठीक है ना,
एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के आप क्लाइमेट को चेंज करेंगे, उसको ठीक चेंज क्लाइमेट को अडेप्ट करेंगे या उसकी मिटिगेशन के लिए काम करेंगे। ये वो लॉलीपॉप है जो ये मुल्क, यार दुनिया में मुझे ये बताएं कोई ऐसा मुल्क है जिसमें 10 से 15 साल के दौरान इतनी फ्लड्स आई हों सवाए पाकिस्तान के, कि आपके मुल्क का 2/3 पहले 1/3 फिर 2/3 जो है वो लैंड मास पानी में आ जाए सवाए पाकिस्तान के। आप रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं, आप कमाएं। अलीम खान को कहें ना कि जी आप रिज़ाइन क्यों नहीं दे रहे। रूडा ने तो आपने शुरू किया था और रूडा की वजह से ही आपने पुरानी पहली गवर्नमेंट को छोड़ा था, तो अब इस गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो रिज़ाइन करें ना। आपने पूरा जो रावी का बेड है वो तो पूरा वो कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं यार आप। एक वज़ीर-ए-आज़म वो था जो ये कह रहा था कि जी ये रावी चूँकि अब सुकड़ के नाला बन गई है तो अब उसमें हम उसको हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं। दूसरा वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि आबी ज़खायर अगर होते तो आबी ज़खायर कहाँ बनेंगे। मुझे ये बताएं कि जहलुम, चनाब, सतलुज, रावी और ब्यास, इनके फ्लड का आप कहाँ पे बनाएंगे डैम। वेयर इज़ द नेचुरल पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ डैम ऑन दीज साइड्स। या इंजीनियरिंग गलत है, मतलब या तो फिर आप कौम आपके उस पर चलें। मतलब हम वो कौम है जो इस फ्लड से पहले ये कह रही थी कि हम जनाब चैनल्स निकालेंगे, कैनाल्स, और हम चोलिस्तान में जाके वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि एक नदी थी जो दरियाए सिंध के बराबर थी, सरस्वती, जिसका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी है, द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर, और जिसको हाकड़ा दरिया भी कहते हैं। वो दरिया ख़त्म हो गया। जहाँ वो दरिया ख़त्म हो गया वहाँ आपके ये 4 कैनाल जो हैं पानी ले जाएंगे। सही। और कॉर्पोरेट फार्मिंग का जिक्र था। अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि डैम होता कालाबाग तो ये होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट फैक्चुअली करेक्ट। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट भी आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट फैक्चुअली करेक्ट, या ही हैज नो नॉलेज। कालाबाग डैम ये भाई इंडस पे है, इन दरियाए सिंध के उस जगह पे है कालाबाग। उसका है गूगल अर्थ पे जाके देख लें भला ज्योग्राफी को, उसका ताल्लुक ही नहीं है इस फ्लड से यार। सही, वहाँ तो फ्लड ही नहीं है। सही, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये फिर अभी जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है मसूल साहब, जो कराची में हो गई है या खैबर पख्तूनख्वा में जो हो गई है, जो हमने देखा होटल बने हुए थे स्वात में, जो आपने बुनेर वो जो वहाँ पे जो सानिया हुआ है, फिर पंजाब में रावी का आप जिक्र करें, तो ये क्या कंस्ट्रक्शन अब किस तरह से, ये तो यानी इसको इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, क्या एक्शंस लिए जाएं फौरी तौर पे कि गुजरगाहें खाली हों, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसमें कुछ हम नहीं कर सकते, वो नेचर खुद करती है। आप सवात में क्या हुआ है, अभी जो सवात नदी के अंदर क्या हुआ है, जो आपने कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी की थी वो ख़त्म कर दी। जो सतलुज के बेड में कंस्ट्रक्शन हुई हैं आपने देखा कि वो चली गई। बुनेर में जो हुआ है, जो पत्थर आके दुकानों के अंदर पड़े हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स, वही कराची में भी होगा। कराची चूँकि हिली एरिया नहीं है तो यहाँ सबमर्जन ज़्यादा होगी, सबमर्जन हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, बात जो सीधी है वो कॉमन सेंस की, साइंटिफिकली हम आपको बता रहे हैं। आपकी ये ह्यूमन ग्रीड कुछ नहीं कर सकती, पानी के आगे कुछ नहीं हो आप लोग। एग्जैक्टली। और वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब लोग फुटेजेस देख रहे हैं और सब अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन जो बात आप शायद आज से 1 महीने पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे, आप कर रहे थे, वो बातें अब तकरीबन हमें नज़र आ रही हैं, खुदा ना खास्ता नज़र आ भी सकती है। लेकिन आपने कहा था कि कितना वक्त हमें दरकार, यानी कराची में अगर इवैक्यूएट करना हो तो कितना टाइम होगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसी आफत आती है कि कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। कराची में आप इवैक्यूएशन कर ही नहीं सकते। सुने मेरी बात, कराची में आप जाएँ कहीं भी हैं, वहाँ आप इवैक्यूएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप रोड पे आएंगे, ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे और रोड में पानी में डूब के मरेंगे, या जो भी सुनामी होगी उसमें मर जाएंगे। कराची में कुछ नहीं है, कराची में आप अपने घर में ही रहें, कोई इवैक्यूएशन है ही नहीं। कहाँ इवैक्यूएट करोगे आप? नॉर्मल हालात में अगर डिफेंस या क्लिफ्टन या इस एरिया से निकलें, जाएँ जनाब ठट्टा वाली रोड पे, नेशनल इंडस हाईवे पे या नेशनल अपना सुपर हाईवे पे जाएँ, तो आपको 1 घंटा लगता है नॉर्मल हालत में। आपका क्या ख्याल है जो नॉर्मल हालत में लगेगा, जब डिज़ास्टर आएगा और पूरी कौम जो है उमड़ आएगी वहाँ पे रोडों पे, तो आप इवैक्यूएट कर सकोगे? देयर इज़ नो इवैक्यूएशन, यू कांट इवैक्यूएट। और एक और चीज़ भी नोट कर ले दोस्त, एक चीज़ यहाँ पाकिस्तान में यूज़ होती है, रेस्क्यू, कि जी कोई आएगा आपको रेस्क्यू करेगा। कोई रेस्क्यू नहीं है, ना हमारे इदारों की अहलियत है, ना उनके पास कॉम्पिटेंसी है, ना विल है
कि वो आपको इवैक्यूएट करें। आप अगर कोई समझदार हो तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें, आप पहले ही अपना बंदोबस्त करें, नहीं तो डूब के मर जाओगे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, क्या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये काम है कि सोई रहे और हिंदुस्तान से पानी आ रहा है और वो जब जाके लाहौर को, सियालकोट को, सारे अपने हमारे हाई प्राइम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जब डुबो दें, उसके बाद जी वो बयान निकाल दें? मतलब ये है एनडीएमए का। करें ना, कहें ना एनडीएमए वालों को कि जी चलो निकलो बाहर, रिज़ाइन करो। वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना चाहिए यार, आपको सही ये मैनेज नहीं हो पा रहा। आप अर्ली वार्निंग नहीं दे सकते लोगों को यार। आपको मैं ये भी बता दूं, कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, हम बिल्कुल कनेक्टेड हैं लोगों के साथ। लोगों के लाइव स्टॉक मर गया है, लोगों की लाखों एकड़ ज़मीन के खड़ा क्रॉप चले गए हैं, बागात चले गए हैं, लोगों की लैंड्स, घर सारे के सारे चले गए हैं। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। पंजाब का, मुझे एग्जैक्ट मैं अभी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा लैंड मास का इस वक्त पानी में है। सही दीजिए, आपने कहा कि कितना लैंड मास है सर पानी में, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास अभी डेटा नहीं हुई, आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब प्रोविंस के लैंड मास का वो इस वक्त पानी में है, और वो हाई वैल्यू लैंड है। मतलब सियालकोट को आप क्या समझते हो, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। कसूर को, चिन्योट को, सॉरी सियालकोट की तो अहम शाहराह एयरपोर्ट तक वहाँ पे पानी में आ चुका है। सियालकोट तो पूरा ही बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुए हैं, डिवास्टेशन है फ्लड्स की। तो आप अभी ये वहाँ जो इंडस्ट्री बंद हो गई है, आप उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या है इसका? प्राइम मिनिस्टर के पास जवाब ये है कि जी आबी ज़खायर होते क्या है यार? किसको ये बेवकूफ़ बनाते हो यार? इंजीनियरिंग जो है वो हमको ज़्यादा आती है। ये गोरों को और बैंकों को खुश करने के लिए ये सिर्फ पैसे, डॉलर्स लाके, लोन लेके तुमने ये चीज़ें बनाई हैं, ये बेड़ा गर्क उसी वजह से हुआ है। ये इंडस वैली कंट्री है। एक बात ये भी सुन लें कि दरियाए सिंध, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का भी नाम है और हम इंडस वैली हैं, दरियाए सिंध कभी माफ़ नहीं करता, वो अपना बदला नहीं छोड़ता। ये लिख रहे हैं बात, कभी नहीं छोड़ेगा। वो खुद डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है सिविलाइजेशन, वो डिसाइड करता है कि बादशाही किसी की हो। आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप दरिया सिंध के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये जितने दरिया हैं बाकी, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, ब्यास, ये ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ये उसकी खादमाएँ हैं दरिया सिंध की। और वो पीछे जो है काबुल रिवर और सवार, ये छोटी छोटी जो भी रिवर्स हैं, ये खादमाएँ हैं दरिया सिंध की। और दरिया सिंध सर्विस प्रोवाइड करता है इंडस डेल्टा को। आप इंडस डेल्टा को फारिग कर दें कि जी पानी वो जा रहा है यार। मतलब मैं कहता हूँ कि बैंकरप्सी ऑफ इंटेलेक्ट जो है ना, उसका कोई नंबर 1 जो एग्जाम्पल मिलेगा ना, वो इस मुल्क में मिलेगा। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होंगी, और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग रावी के बेड में खड़े होकर कहें कि जी ये चूँकि अब नदी जो है नाला बन गई है, तो अब यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे। अब नदी ने बता दिया ना आपको कि आपकी औकात क्या है। सही को भी फिर कंक्लूड करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। अहम बातें कर रहे हैं मसूद वहा साहब, जो नाज़रीन तक पहुंच रही हैं कि क्या हमारी गफलतें थी, क्या गलत फैसले थे, और फिर जो हमारी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी उस पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं बेनकाब मसूद वहा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहम तरीन गुफ्तगू हक़ाइक़ पर मबनी और कड़े और तनकीदी जायज़ा हुकूमती रविश पर, हुकूमती बयानात पर हम ले रहे हैं और आपकी राय जान रहे हैं मसूद वहा साहब। मसूद वहा साहब ये फरमाएँ कि जो अभी यानी हमें ये तो ठीक है कि चले हमने जो गफलत हुई, गलतियां हुई, हमारी ग्रीड, रियल एस्टेट, हमें पैसा कमाना था और ये सब हो गया, लेकिन सम जिसे कहते हैं रे ऑफ होप, वो कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ टनल, कुछ तो उम्मीद है कि हमें यहाँ से ये मेजर्स लें तो शायद बेहतरी की तवक्को, या आपको नहीं नजर आती कोई उम्मीद? यार बेहतरी की उम्मीद कहाँ से आएगी जब आपकी बयानात और रिस्पॉन्सेस देखें। मैं अभी वो एहसन इकबाल साहब के होशरुबा किस्म के अनिल कुमार टाइप जो है वो विज़िट देख रहा हूँ कि जनाब वो पानियों में जो है वो शलवार ऊपर करके जो है जा रहे हैं, या वज़ीर आज़म साहब करें कि आबी ज़खायर मसला हल करेंगे, जानते हुए कि पूरा नॉर्थ जो है, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड डिवीज़न, केपी के वो अज़ला जो हिली एरियाज़ हैं, हमारी खूबसूरत ब्यूटीफुल सिनिक हिल साइड्स, वो सारी की सारी इस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। उनकी जोग्राफ़ी चेंज हो रही है, और जोग्राफ़ी चेंज होने का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि दरिया सतलुज जो है, सदियों के बाद उसका पानी हाकड़ों या सरस्वती में आ चुका है। चेक करें बावलपुर लोगों से, अपने नुमाइंदे को कहें कि वहाँ जाए,
और बहावलपुर पे हाकड़ा के पेट में जाके आपको दिखाया कि सतलुज का पानी वहाँ आया है, तो दरिया तो डिसाइड करते हैं, ज्योग्राफी तो दरिया डिसाइड करते हैं, पानी डिसाइड करता है कि ज्योग्राफी क्या हो। आपकी जब ज्योग्राफी चेंज हो रही है उस वक्त भी आप ये अनिल कपूर ब्रांड जो है बयान दे रहे हैं, तो इससे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं यार। मतलब आई डोंट थिंक कि ये इंटेलेक्चुअल दिवालियापन जो है इससे कोई ये कौम निकलेगी बाहर। और ये जो सॉरी फॉर द बैड न्यूज़। नहीं सर, इट्स अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, लेकिन ये मुझे बताएं सर कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं और ये जो आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, तो ये कम से कम प्रिवेंशन या लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित हो सकते हैं? यार मुझे एक बात बताएं, आम आदमी भी गूगल अर्थ कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से प्रोजेक्शन ले सकता है। मैं कोई भी बैठ के कहीं भी यहाँ पे ले सकता है कि अगर इतना मिलीमीटर बारिश जो है पूंछ में या मकबूजा कश्मीर में हुई है, या अपना हिमाचल प्रदेश में हुई है, या उत्तराखंड में हुई है, या इंडियन पंजाब में हुई है, तो उसकी प्रोजेक्शन करें कि वो पानी कितना इधर आएगा। अगर ये काम भी कोई नहीं कर रहा है तो लोग काम नहीं कर रहे। ये जो इदारे जो है ना, इनका काम नहीं कर रहे, इनका काम सिर्फ ये बैठ के अब अगर एनडीएमए का ये काम है कि वो ये बताए कि इतना पानी आया, इतने गांव डूबे और इतने लोग मरे और इतनी भैंसें जो है बह के चली गई, ये तो डिप्टी कमिश्नर्स का काम है यार, ये तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे? एग्जैक्टली मैं नहीं समझता कि समबडी वर्किंग। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कोई ये कहे ना कि कोई आपको रेस्क्यू करेगा, ये भूल जाओ। कहीं पे भी कोई अहलियत नहीं है, कोई अर्ली वार्निंग नहीं है। अगर अर्ली वार्निंग होती तो लोग लाहौर को डूबने देते या सियालकोट को डूबने देते यार। ट्रू। और आगे मुस्तकबिल में आपको केज के हवाले से, यानी जो मौसमियाती तब्दीली या इसके जो असरात हैं, क्या ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम रेनफॉल्स ये मजीद होंगी, और क्या क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर मौसमियाती हवाले से? देखें पैटर्न को देखें ना, 2010 में सबसे बड़ी फ्लड आई जब अताबाद झील बन गई। पाकिस्तान की 1/3 जो है वो लैंड मास पानी में आ गई। फिर 2022 में 2/3 लैंड मास पानी में आ गया। फिर उसके बाद बीच में मुख्तलिफ लोकलाइज्ड किस्म के जो है सिचुएशंस आई, जैसे 2011 में जो बारिशें हुई तो साउथ सिंध में काफ़ी जगहों पे 85% लैंड मास पानी में था, लोगों को जनाजे दफन करने की जगह नहीं थी। अब आप पंजाब को देख लें, कोई जगह नहीं है जहाँ कोई बंदा ये फील कर रहा हो कि वो सिक्योर हो। तो अब इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है ना। अब इसके ज़्यादा पैटर्न आपका क्या होगा, इससे ज़्यादा सिग्नेचर क्या होगा? मैं तो समझता हूँ दिस कंट्री इंडस वैली कंट्री है, दरिया सिंध की वादी है ये दरिया सिंध अपना इसको रिक्लेम कर रहा है। और दरिया सिंध वो दरिया है जिसने मोहनजोदड़ो जैसी सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो दरिया सिंध की फ्लड्स की वजह से तबाह हुआ, ख़त्म हो गई, सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। आप क्या कर सकते हो? आप इस तरह जो काम जिस तरह मैनेज कर रहे हो इस तरह आप बनाओगे। आप घर बनाओ, प्लॉट बनाओ, दरियाओं को कब्जा करो और रियल एस्टेट से पैसे कमाने की कोशिश करो। यही आपकी औकात है और यही आपकी औकात रहेगी। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मसूद साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बड़ा खुलकर और बेबाक और दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया और असल वजह बयान की कि आज हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अलवार साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड नेक्स्ट। उम्मीद है आप तक ये तमाम पैगामात सही तरह पहुँचे होंगे। ये हमारे हुक्मरानों की, हमारे इस सिस्टम की जो हमने गलतियाँ की और जिस तरह रियल एस्टेट के ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश की, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इस पर गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक डू राइट टू अस। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।